आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। मौलानाओं की मौजूदगी में हमारी मौजूदगी है दूर कर रहे हैं ज्यादातर जो नमस्कार, एबीपी न्यूज पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित, आम जनता से जुड़ा हुआ खबरों का वो टीवी शो जो आपको रखता है आगे। कल सुबह के बड़े अखबारों के पहले पन्ने की हर खबर अगले 1 घंटे में हम रखेंगे जनहित में आपके सामने। तो आइए शुरू करते हैं आज का जनहित और सबसे पहले दिखाते हैं आज खबरों के मेन्यू में क्या क्या खास है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को आपदा का नाम देने के बाद बीजेपी ने उस पर चुनावी आपदा का प्लान भी घोषित कर दिया है। कल केजरीवाल ने कहा था कि बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं। आज बीजेपी ने 29 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में 12 बड़े चेहरे भी उतार दिए। केजरीवाल, आतिशी, सिसोदिया तीनों की सीटों पर भी बीजेपी ने कांटा लगा दिया है। पूरी खबर रखने वाले हैं आपके सामने। इसके बाद आपको दिखाएंगे दिल्ली में आपदा शब्द को अवसर में बदलने के लिए बीजेपी ने कैसी बैटिंग शुरू की है। आम आदमी पार्टी को दिल्ली में 2 फ्रंट पर फंसाने का उसका पूरा का पूरा प्लान क्या है, यह भी जांचेंगे कि आम आदमी पार्टी पर वाकई आपदा है या फिर बीजेपी कांग्रेस दोनों ही उससे बहुत दूर हैं। इसके बाद आपको बिहार लेकर चलेंगे, जहां सियासी पाला बदलने की सारी अटकलों पर नीतीश कुमार ने ठंडा पानी डाल दिया है। लालू यादव को कह दिया है अब जहां हैं वहीं रहेंगे, कहीं जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। बीजेपी को नए साल में 2029 तक की खुशखबरी भी दे दी है नीतीश कुमार ने। क्या है वो खुशखबरी, बताने वाले हैं। आपने फिल्मी हीरो और हीरोइंस की वैनिटी वैन के बारे में बहुत सुना होगा, लेकिन पटना में ही नहीं पूरे देश में अब प्रशांत किशोर यानी पीके की वैनिटी वैन बड़ी चर्चा में है। एबीपी न्यूज ने इस पर सवाल पूछ लिया। प्रशांत किशोर गुस्से में गर्म हो गए। पीके का तापमान कितना था आपको दिखाएंगे। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी दिल्ली से, जहां पर चुनाव होने हैं, जिसमें आज अचानक बूम आ गया। प्रधानमंत्री ने कल ही आम आदमी पार्टी को आपदा नाम दिया था। आज बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी करके आपदा को अवसर में बदलने का काम भी शुरू कर दिया है। सबसे पहले आपको यही बताते हैं कि क्या वाकई आम आदमी पार्टी 11 साल बाद आपदा में है। इस आपदा में कितना दम है, इस रिपोर्ट में देखिए। कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचार का बिगुल फूंका था। मैं भी कोई शीश महल बना सकता था, लेकिन 4 करोड़ से अधिक गरीबों के घर उनका सपना पूरा किया। कल ही प्रधानमंत्री मोदी ने आम आदमी पार्टी को नया नाम दिया था और वो नाम था आपदा। दिल्ली के विकास की बात करते थे, लेकिन ये लोग आप आपदा बनकर दिल्ली पर टूट पड़ी है। कल ही आम आदमी पार्टी के नए नामकरण के बाद बीजेपी ने दिल्ली में नया नारा भी गढ़ा। दिल्ली की हर गली से आवाज आ रही है, आपदा को नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। प्रधानमंत्री के वार पर कल ही अरविंद केजरीवाल ने भी पलटकर बड़ा वार किया था। इतने काम किए हम लोगों ने कि मैं कई घंटों तक काम गिना सकता हूँ। अगर उन्होंने 10 साल में काम किए होते तो शायद आज उन्हें दिल्ली के लोगों को इतनी गालियां देने की जरूरत ना पड़ती। केजरीवाल बोले थे आपदा तो बीजेपी में है, जिसके पास दिल्ली में सीएम का चेहरा तक नहीं है। 3 तरह की आपदा भाजपा में आई है। भाजपा के पास सीएम चेहरा नहीं है, भाजपा के पास नैरेटिव नहीं है, उन्हें पता ही नहीं चुनाव किस मुद्दे पे लड़ना है, भाजपा के पास कोई भी एजेंडा नहीं है इस चुनाव के लिए। और आज बीजेपी ने बाउंसर मारा, एक नहीं पूरे 12 बड़े चेहरे दिल्ली चुनाव में उतार दिए। उनतीस उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में बीजेपी ने दिल्ली के अपने सारे बड़े नेता दांव पर लगा दिए। दिल्ली में 11 साल बाद ऐसे कांटे की लड़ाई दिख रही है। 3 चुनावों के बाद त्रिकोण दिखा है कि बीजेपी और कांग्रेस वाकई आम आदमी पार्टी को हराने के लिए सीरियस है। इसलिए दोनों पार्टियों ने अपने सबसे बड़े तीर तरकश से निकाले हैं। बड़े नेताओं को सेफ सीट वाले कंफर्ट जोन से निकाला है और सबसे टफ सीट का टास्क थमा दिया है।
अगर आपने महाभारत देखी हो तो युद्ध का वो नियम भी जरूर देखा होगा जिसमें पैदल सेना से पैदल सेना लड़ती थी, रथी से रथी और महारथी से महारथी। तो बस समझ लीजिए कि 2025 के दिल्ली चुनाव युद्ध में भी वही नियम लागू होने जा रहा है। चुनाव दिल्ली का है तो नई दिल्ली इस चुनाव की हॉट सीट है क्योंकि बीजेपी ने प्रवेश वर्मा को यहां से टिकट दे दिया है। तो नई दिल्ली की पिक्चर अब यह है कि एक पूर्व सीएम केजरीवाल को हराने के लिए दिल्ली के दो पूर्व सीएम शीला दीक्षित और साहिब सिंह वर्मा के बेटे संदीप दीक्षित और प्रवेश वर्मा चुनावी मैदान में हैं। दोनों दिल्ली के लिए पुराने हैं, दोनों दो बार दिल्ली से सांसद भी रह चुके हैं। 2013 में नई दिल्ली सीट से शीला दीक्षित को हराकर ही केजरीवाल जायंट किलर कहलाए थे। संदीप दीक्षित उसका बदला लेने के लिए बेताब दिखाई दे रहे हैं। वहीं प्रवेश वर्मा आत्मविश्वास से लबरेज हैं कि बीजेपी सबसे टफ लड़ाई उन्हीं से करवाएगी। वो नई दिल्ली सीट पर पहले ही प्रचार प्रसार शुरू कर चुके थे और अब आपको आगे बढ़ते हुए सुनाते हैं दिल्ली की सबसे बड़ी लड़ाई फिक्स होने के बाद प्रवेश वर्मा और संदीप दीक्षित ने क्या कहा है। केजरीवाल तो पहले ही बोल चुके हैं कि बीजेपी और कांग्रेस आपस में मिली हुई हैं। मुझे केवल एक बात का डर है कि अरविंद केजरीवाल ये सीट छोड़कर ना भागे, क्योंकि यहाँ के लोगों ने 3 बार उनको जिताया है। उनको अपने कामों का हिसाब यहाँ पे देना पड़ेगा और जो भी जनता का फैसला होगा वो हमको स्वीकार करना चाहिए। यहाँ से वो सीट छोड़कर भागे ऐसा हमें लग रहा है, क्योंकि उन्होंने कोई काम नहीं किया 11 साल में। 11 साल में मैं यहाँ के लोगों से पूछ रहा हूँ कि 11 काम बता दीजिए। 11 तो छोड़िए, कोई 2 काम भी नहीं बता पा रहा। दिल्ली में यमुना मैया को मैला कर दिया, हमारी हवा को और ख़राब कर दिया। पहले वो अकेले खांसते थे, आज उनकी खांसी ठीक हो गई, पूरे दिल्ली खांस रही है। जमीनी स्तर पर बीजेपी उस तरीके से लड़ती नहीं दिख रही है जो कांग्रेस लड़ती रही है। तो या तो भारतीय जनता पार्टी गंभीर नहीं है, या शायद उनका जैसे पुराना होता है कि भाई आम आदमी पार्टी दिल्ली जीत ले, ऊपर मोदी जी बने रहें। आपको याद होगा इनका एक ऐड भी आता था कि ऊपर मोदी नीचे केजरीवाल। तो कभी कभी ये शक होता है कि भारतीय जनता पार्टी क्या सही में गंभीर है कि नहीं है आम आदमी पार्टी को हराने के लिए। कांग्रेस और बीजेपी को अब औपचारिक रूप से ऐलान कर देना चाहिए कि वो मिलके गठबंधन में ये चुनाव लड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी के साथ। ये चोरी छिपे पीठ पीछे एक साथ अलायंस करना ये ठीक नहीं है। बीजेपी के पास ना कोई सीएम चेहरा है, ना कोई नैरेटिव है और ना कोई दिल्ली को लेके विजन है कि वो क्या करेंगे। तीनों के बीच इस बार दिलचस्प मुकाबला माने जा रहा है। फिलहाल आगे बढ़ने से पहले आपको नई दिल्ली सीट का 2020 का चुनावी स्कोर भी बता देते हैं। 2020 में अरविंद केजरीवाल तीसरी बार नई दिल्ली सीट से जीत हासिल किया। आम आदमी पार्टी को 61% वोट मिले थे। बीजेपी दूसरे नंबर पर थी, उसे 32% वोट मिले थे। कांग्रेस 4% वोट के साथ तीसरे नंबर पर थी। यानी बीजेपी कांग्रेस को बहुत मेहनत करनी होगी क्योंकि केजरीवाल के वोट दोनों को मिलाकर भी बहुत ज्यादा थे। वहीं नई दिल्ली सीट के बाद दिल्ली की दूसरी बड़ी जंग कालकाजी सीट पर तय हो गई है। मुकाबला यहां भी जोरदार रहने वाला है। कालकाजी से दिल्ली के सिटिंग चीफ मिनिस्टर आतिशी उम्मीदवार हैं। 2015 से इस सीट पर आम आदमी पार्टी का कब्जा है। कांग्रेस ने यहां अलका लांबा को चुनावी मैदान में उतारा है और अब बीजेपी ने पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी को कालकाजी में उतारकर लड़ाई को जोरदार बना दिया। मुख्यमंत्री आतिशी का यह दूसरा चुनाव है। 2 बार के सांसद रमेश बिधूड़ी को पिछला लोकसभा चुनाव का टिकट नहीं मिला था, लेकिन दिल्ली में उनका वोट बैंक है, इसीलिए बीजेपी ने उन्हें आतिशी को हराने का टास्क दे दिया है। अलका लांबा महिला कांग्रेस की अध्यक्ष हैं। कांग्रेस से आम आदमी पार्टी में आकर वापस कांग्रेस में लौटी थीं। पुरानी छात्र नेता भी रही हैं। तो क्या ये कह सकते हैं कि कालकाजी सीट पर मुख्यमंत्री आतिशी के सामने इस चुनाव में कोई आपदा की स्थिति है? भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में इस बार सरकार बनाएगी और आतिशी जी को जैसे जमुना पार में लोगों ने यहाँ भेजा था, यहाँ से उसको बस में बिठाकर और दोबारा कनाडा अमेरिका भेजना से दिल्ली को निजात दिलाने के लिए पार्टी नेतृत्व में मोदी साहब ने, अमित शाह जी ने, नड्डा साहब ने हमें दिल्ली में इस काम के लिए भेजा। एंटी इनकम्बेंसी भाजपा के भी खिलाफ है और आम आदमी पार्टी के भी सख्त खिलाफ है। रोजगार मांग रहा था, रोजगार नहीं शराब आपने हाथ दी। शासन और प्रशासन को मिलकर काम करना चाहिए था। दोनों आपस में 10 साल तक लड़ते रहे। विकल्प मैं फिर कह रही हूँ, विकल्प कांग्रेस थी, कांग्रेस है और अब कांग्रेस एक विकल्प के तौर पर दोबारा उभर रही है। रमेश बिधूड़ी जी दक्षिणी दिल्ली से 10 साल सांसद रहे। उनके 10 साल के काम के आधार पर उनको फिर से सांसद का टिकट दे दें। अगर उनकी अपनी पार्टी ही उनके काम पे भरोसा नहीं करती है
तो कालका जी के लोग उनके काम पर कैसे भरोसा करेंगे? अब कालका जी का 2020 का वोट गणित देखे। आतिशी पिछले बार जीती थी, लेकिन बीजेपी से बहुत ज्यादा अंतर नहीं था। कालका जी में आम आदमी पार्टी को 52% वोट मिले थे, जबकि बीजेपी को 41% और कांग्रेस पार्टी को 4.5% से थोड़ा ऊपर। हालांकि यहां पर भी बीजेपी और कांग्रेस का वोट दोनों को मिला ले तो आतिशी को मिले कुल वोटों से कम था। और इन सब के बीच एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका रुख करेंगे। दिल्ली से यह बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री कालका जी सीएम आतिशी के म्यूजिकल कार्यक्रम को रोका गया है। आपको बताते चले, कालका जी से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली पुलिस ने म्यूजिकल नाइट कार्यक्रम को रोक दिया है। आतिशी ने कार्यक्रम का आयोजन करवाया था, परमिशन का हवाला देकर कार्यक्रम को रोका गया है कि इस कार्यक्रम के लिए परमिशन नहीं ली गई थी। बलराम पांडे हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। बलराम, क्या है जानकारी? क्या परमिशन नहीं लिया गया था इस कार्यक्रम के लिए, इसलिए कार्यक्रम को रोका गया है? आतिशी जो मुख्यमंत्री है उनके हवाले से कोई जानकारी आई है क्या? बिल्कुल, देखिए, आम आदमी पार्टी का कहना है कि जिस तरीके से पंजाबी एकेडमी में आज म्यूजिकल कार्यक्रम था, जिसको दिल्ली पुलिस ने ये कह करके रोका है कि प्रॉपर परमिशन नहीं ली गई थी, आम आदमी पार्टी का कहना है कि जो कालका जी विधानसभा से बीजेपी के प्रत्याशी हैं रमेश बिदूड़ी, उनके इशारे पर यह प्रोग्राम रोका गया है। और कहीं ना कहीं इसमें भी सियासत देखने को मिल रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से साफ कहा जा रहा है कि बीजेपी सिख विरोधी है और यही वजह है कि जबरदस्ती पुलिस के द्वारा इस कार्यक्रम को रोकने की कोशिश की गई है और इसका जवाब सिख समुदाय के लोग चुनाव में देंगे। तो कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम को जिस तरीके से पुलिस ने रोका और कहा कि प्रॉपर परमिशन नहीं थी, जिसकी वजह से ये कार्यक्रम रोका गया, लेकिन जिस तरीके से अब इस कार्यक्रम को लेकर के सियासत हो रही है और खास तौर से आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है सिख विरोधी होने का बीजेपी पर, और कह रही है कि जिस तरीके से आज पंजाबी एकेडमी में जो प्रोग्राम आयोजित किया गया था उसे पुलिस के द्वारा बीजेपी ने रुकवाया है। और कहीं ना कहीं जो कालका जी विधानसभा से आज ही जो बीजेपी की लिस्ट जारी हुई, जिसमें रमेश बिदूड़ी को वहां का उम्मीदवार बनाया गया है बीजेपी की तरफ से, तो उन पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि उनके इशारे पर पुलिस ने ये कार्यक्रम रोकने की कोशिश की है। हालांकि अभी तक बीजेपी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है, जो आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से बेहद गंभीर आरोप लगाए गए हैं बीजेपी पर और जो बीजेपी के उम्मीदवार है रमेश बिदूड़ी पर। ठीक है, दिल्ली पुलिस की ओर से भी यहां पर सफाई सामने आई है और फिलहाल आपको बताते चले कि दिल्ली पुलिस की ओर से ये जानकारी दी जा रही है कि 2 घंटे पहले ही परमिशन के लिए रिक्वेस्ट की गई थी। तो यहां पर फिलहाल परमिशन का हवाला देकर कार्यक्रम रोका गया है। यकीनन इस मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी अब आगे बढ़ेगी और बीजेपी पर पहले ही आरोप लगाना शुरू हो चुका है। आरोप प्रत्यारोप का यह दौर जारी है, लेकिन इन सब के बीच नई दिल्ली और कालका जी के बाद अब आपको जंगपुरा की जंग बता देते हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी के तीसरे नंबर के नेता को बीजेपी और कांग्रेस ने घेरा है। आतिशी के सीएम बनने से पहले मनीष सिसोदिया पार्टी में नंबर 2 थे, लेकिन अब नंबर 3 है। सिसोदिया ने इस बार सीट बदली है, पटपड़गंज से जंगपुरा वो शिफ्ट हो गए हैं। तो बीजेपी ने कांग्रेस से अपने पाले में आए 3 बार के विधायक तरविंदर सिंह मारवाह को सिसोदिया के सामने उतार दिया है। हालांकि मारवाह पिछले 3 चुनावों से जंगपुरा में नाकाम साबित हुए हैं, लेकिन मारवाह के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए बीजेपी का दावा है कि वो इस बार सिसोदिया को जंगपुरा की जंग में फंसा देंगे। कांग्रेस ने भी फरहाद सूरी को यहां से उतारकर सिसोदिया की आपदा में इजाफा किया है। ये वही फरहाद सूरी हैं जिन्हें लेकर आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया था कि उन्हें बीजेपी ने पैसे देकर कांग्रेस से मैदान में उतरवाया है ताकि मनीष सिसोदिया को जीतने से रोक दिया जाए। लड़ाई फिक्स होने के बाद तीनों ने क्या कहा है, अब जरा वो भी सुन लेते हैं। नौजवानों की माताओं की, नौजवानों के पिता की इसको बद्दुआ मिली है। जब वो घर आकर पीकर झगड़ा करते हैं, वो बद्दुआ किसको जाती है? इसको गई है। तो लोग तरसेंगे, क्योंकि 12 साल में सिंगल सड़क नहीं बनी, सीवर नहीं बदली हुए, जिससे कि आज लोग गंदा पानी पी रहे। कांग्रेस में और आप में चल रही है कि दूसरे नंबर पे कौन आए, तीसरे में कौन। ये लड़ाई है, 2/3 मेजॉरिटी दिल्ली में आ रही है, ये आज लिख लो। सिसोदिया साहब की तरह बड़ा नेता नहीं हूँ कि मैं कटआउट्स लगा दूं करोड़ों रुपए के, और मैं अभी से ही बहुत सारी गाड़ियां अनाउंसमेंट के लिए लगा लूं। मेरा जो तरीका है वोट मांगने का, मैं डोर टू डोर जाता हूं। लोग इन दोनों पार्टियों से इस कदर परेशान हैं। जब लोग परेशान होते हैं, ये याद रखिए, तो पार्टी और कैंडिडेट तो इलेक्शन लड़ता है,
मगर लोग भी उसके लिए इलेक्शन लड़ते। याद रखिए, केजरीवाल जी को शिक्षा का काम दिया, एजुकेशन ठीक हो गई, हेल्थ का काम दिया, बिजली का काम दिया, 24 घंटे बिजली आने लगी, हेल्थ व्यवस्था अच्छी हो गई। तो केजरीवाल जी को दिल्ली की जनता ने जो काम दिए वो अच्छे होते चले गए। भारतीय जनता पार्टी को पुलिस की व्यवस्था दी थी, पुलिस में चारों तरफ में अपराध बढ़ता जा रहा है। तो दिल्ली की जनता खुद विक्टिम है भारतीय जनता पार्टी के कुशासन की। वो कैसे सोच सकती है भारतीय जनता पार्टी को शिक्षा का काम देने के लिए, स्वास्थ्य का काम देने के लिए, बिजली पानी का काम देने के लिए। तो तीनों ही पार्टियों के उम्मीदवारों के अपने अपने दावे हैं। अब ये भी देख लीजिए कि 2020 में जंगपुरा की जंग कैसी रही थी। 2020 में जंगपुरा में आम आदमी पार्टी लगभग 51% वोट हासिल करके जीती थी। बीजेपी लगभग 33% वोटों के सहारे दूसरे नंबर पर थी और कांग्रेस पार्टी 15% वोट के साथ तीसरे नंबर पर अटक गई थी। जंगपुरा में कांग्रेस और बीजेपी का वोट आम आदमी पार्टी से बहुत कम है, यानी सिसोदिया को हराना बहुत आसान भी नहीं है। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के यहां पर अपने अलग दावे हैं। अब आप दिल्ली में बीजेपी की पहली लिस्ट के वो 12 बड़े चेहरे देखिए जिसने उसे बड़े दांव के तौर पर मैदान में उतारा है। प्रवेश वर्मा 2 बार से सांसद हैं जो नई दिल्ली सीट पर अरविंद केजरीवाल को टक्कर देंगे। रमेश बिधोड़ी भी 2 बार के सांसद हैं जो कालकाजी सीट पर मुख्यमंत्री आतिशी को टक्कर देंगे। इसके बाद रोहिणी सीट से विजेंद्र गुप्ता हैं। दिल्ली विधानसभा में बीजेपी का झंडा उठाए रखा है इन्होंने। दुष्यंत गौतम बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव हैं, बड़ा नाम है। करोल बाग से ये किला लड़ाएंगे। मनजिंदर सिंह सिरसा बीजेपी के प्रवक्ता हैं। दिल्ली के सिख वोटों में उनकी गहरी पकड़ है। राजौरी गार्डन से चुनावी मैदान में उतरे हैं। सतीश उपाध्याय दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। कैलाश गहलोत हाल ही में केजरीवाल की सरकार छोड़कर बीजेपी में आए हैं। अब बिजवासन से बीजेपी के टिकट पर लड़ेंगे। राजकुमार चौहान और अरविंदर सिंह लवली कभी शीला दीक्षित सरकार में मंत्री हुआ करते थे, कद्दावर थे। अब दिल्ली में बीजेपी की सत्ता के लिए जोर लगाएंगे। आशीष सूद बीजेपी के प्रवक्ता हैं, पार्टी के गोवा इंचार्ज भी। उनके जिम्मे जनकपुरी सीट जिताने की जिम्मेदारी है, उम्मीदवार बनाया गया है। तरविंदर सिंह मारवाह का हम पहले ही बता चुके हैं आपको, जिन्हें सिसोदिया को विधानसभा से बाहर रोकने का जिम्मा उनको सौंपा गया है। और राजकुमार आनंद कैलाश गहलोत के बाद केजरीवाल सरकार के दूसरे मंत्री जो बीजेपी में गए हैं, उन्हें पटेल नगर में बीजेपी को जिताने का टारगेट दिया गया है। तो ये वो चेहरे हैं जिनके जरिए भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी की सरकार को हटा देने का दावा कर रही है। बीजेपी दावा कर रही है कि आम आदमी पार्टी के तीनों टॉप उम्मीदवार यानी कि केजरीवाल, आतिशी और सिसोदिया तीनों ही हारेंगे। आम आदमी पार्टी कह रही है कि जिस पार्टी के पास सीएम चेहरा नहीं है, जिसका अध्यक्ष नहीं लड़ रहा, वो हमें क्या हराएगी। आप अभी लिखिए इसको, नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल, कालकाजी से आतिशी मार लेना और जंगपुरा से मनीष सिसोदिया, ये तीनों चुनाव हार रहे हैं। जो इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने भी चुनाव लड़ने से मना कर दिया क्योंकि उनको जमीनी हकीकत पता है। उनको पता है कि दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है कि लाएंगे तो वो केजरीवाल जी को ही। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के हर बड़े नेता को हराने के लिए अपने उसी कद के बड़े नेता पर दांव खेला है। दिल्ली की 3 और सीटें दिखाते हैं जिससे आपको समझ आ जाएगा कि बीजेपी ने किस तरह से आम आदमी पार्टी को फंसाने की कर ली है तैयारी। पटपरगंज से आम आदमी पार्टी ने मनीष सिसोदिया की जगह अवध ओझा को टिकट दिया। कांग्रेस ने अनिल कुमार को आजमाया तो बीजेपी ने रविंद्र नेगी को रिपीट किया है। नेगी ने पिछली बार सिसोदिया का जीतना मुश्किल कर दिया था। पटपरगंज में उत्तराखंड के वोटर बड़ी संख्या में हैं, इसीलिए अवध ओझा आपदा में आ भी सकते हैं। इस तरह की स्थिति उनके लिए बन सकती है। मालवीय नगर में आम आदमी पार्टी ने सोमनाथ भारती को रिपीट किया है। कांग्रेस ने जितेंद्र कोचर को टिकट दिया है तो बीजेपी ने सोमनाथ भारती के सामने सतीश उपाध्याय को उतार दिया। सतीश उपाध्याय दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं, ये उनका इलाका है, उनकी पुरानी टीम भी है। गांधीनगर सीट पर आम आदमी पार्टी ने नवीन चौधरी को टिकट दिया है। कांग्रेस के उम्मीदवार का यहां पर अभी इंतजार है। बीजेपी ने यहां अरविंदर सिंह लवली को उतार दिया है। ये लवली की पुरानी सीट रही है, यहीं से जीतकर वो शीला दीक्षित सरकार में मंत्री भी रहे थे। आम आदमी पार्टी के लिए ये सीट आसान नहीं। बीजेपी दिल्ली में किस तरह से जीत का दांव लगा रही है, उसकी एक और झलक आप देखिए कि कैसे उसने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पुराने नेताओं को ही दोनों पार्टियों के सामने खड़ा कर दिया। इस चुनाव में केजरीवाल सरकार के 2 पूर्व मंत्री बीजेपी की साइड से बैटिंग करेंगे। बीजेपी ने कैलाश गहलोत को बिजवासन से और राजकुमार आनंद को पटेल नगर से टिकट दिया है।
इसी तरह से कभी शीला दीक्षित सरकार में मंत्री रहे दो नेता भी बीजेपी के उम्मीदवार हैं। अरविंदर सिंह लवली को पार्टी ने गांधीनगर से और राजकुमार चौहान को पटेल नगर से चुनाव में उतारा है। यानी 4 ऐसे नेताओं को टिकट दिया गया है जिनसे दूसरी पार्टियों का वोट भी अपनी तरफ आने की बीजेपी उम्मीद कर रही है। कहीं ना कहीं दिल्ली वासियों के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। जो आम आदमी पार्टी ये कहा करती थी कि आम आदमी के लिए हम काम करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, वो आम आदमी पार्टी को भूल के, आम आदमी को भूल के एक खास आदमी पार्टी बन गई है। सही मायने में अगर विकास को एक पार्टी कर सकती है तो वो बीजेपी है, क्योंकि बीजेपी की दिल्ली में सरकार अगर होगी तो फिर वो सेंटर को साथ लेके चलेगी। मेरी उम्र जो है रोजाना केजरीवाल जी के रहने से कम हो रही है। जो दिल्ली दुनिया की ग्रीनेस्ट कैपिटल होती थी वो आज मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल बन गई है। खुद बोल रहे हैं कि मैं जेल में गया, पीछे से जो है पानी के बिल किसी ने गड़बड़ कर दिए। तो ये किस पे इल्जाम लगा रहे हैं? दिल्ली की पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर कौन थी 1 साल से? आतिशी। दिल्ली की जल बोर्ड मंत्री कौन थी? आतिशी। ये तो अपनी मुख्यमंत्री पे इल्जाम लगाने से नहीं हट रहे। अरविंद केजरीवाल क्या है कि खो खो वाला खेल खेलते हैं। छुआ भाग गए। 2100 देंगे, कब देंगे? चुनाव के बाद देंगे। बिजली के बिल माफ करेंगे, पानी के बिल माफ करेंगे, कब करेंगे? चुनाव के बाद। आज भी तो तुम्हारी सरकार है, तुम आज क्यों नहीं माफ कर देते? तो जितनी भी उनकी योजना है वो सब मनगढ़ंत है। दिल्ली में चुनाव है, सबके अपने बड़े बड़े दांव हैं। वैसे चुनाव में कब कौन सा शब्द नारा बन जाए और पूरी चुनाव की धारा बदल दे, ये कहा नहीं जा सकता। हरियाणा और महाराष्ट्र में एक हैं तो सेफ हैं और बटेंगे तो कटेंगे के नारों का असर देश देख चुका है। अब बीजेपी को यही उम्मीद दिल्ली में आपदा शब्द से है। बीजेपी के उम्मीदवार आपने देख लिए, अब आपको बीजेपी का बैटिंग स्टाइल दिखाते हैं कि किस तरह उसने आपदा को अवसर में बदलने की प्रैक्टिस शुरू कर दी है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के चुनाव न लड़ने पर कल आम आदमी पार्टी ने भाग सचदेवा भाग नाम से पोस्टर रिलीज किया। उसमें पूछा गया था क्या डर गए? इसके साथ 2 और पोस्टर भी रिलीज किए गए। एक में पीएम मोदी और दूसरे में गृह मंत्री अमित शाह को टारगेट किया गया था। बीजेपी ने भी पोस्टर रिलीज किया, लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री ने आपको आपदा नाम दिया, बीजेपी अपने फॉर्म में आ गई। बीजेपी के हमलों की धार इन 6 पोस्टरों में देखिए, जिन्हें वो कल से अब तक जारी कर चुकी है। हर पोस्टर में आम आदमी पार्टी को आपदा के नाम से एड्रेस किया गया है। आपदा को नहीं सहेंगे का नारा बड़े क्रिएटिव अंदाज में लगाया गया है। केजरीवाल के लिए कट्टर, बेईमान जैसे परंपरागत शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं। सारे आरोपों को दोहराया गया है। केजरीवाल के पुष्पा वाले पोस्टर का भी जवाब दिया गया है। बीजेपी की लाइन इसमें साफ दिख रही है कि अब से लेकर चुनाव हो जाने तक वो आम आदमी पार्टी को आपदा नाम से पुकारेगी। दिल्ली वालों के दिमाग में केजरीवाल की पार्टी का यही नाम बिठाने में बीजेपी अपनी पूरी ताकत लगा देगी। दिल्ली चुनाव की जुबानी लड़ाई कल से और ऊंचाई पर जाने वाली है, क्योंकि कल दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी अपनी पहली परिवर्तन रैली करने वाले हैं। सबसे पहले पीएम मोदी कल दिल्ली को 2 और सौगात देंगे। प्रधानमंत्री सुबह 11:15 बजे दिल्ली से सटे साहिबाबाद में नमो ट्रेन के दिल्ली खंड का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ दिल्ली में नमो ट्रेन का सफर सीधे मेरठ से जुड़ जाएगा। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी दोपहर 12:15 बजे दिल्ली के रोहिणी में दिल्ली वालों को 12,000 करोड़ की परियोजनाएं सौंपेंगे। दिल्ली मेट्रो की 2 लाइनों का भी उद्घाटन करने वाले हैं। इसके बाद पीएम दिल्ली के जापानी पार्क में बीजेपी की परिवर्तन रैली को संबोधित करेंगे। ये बीजेपी की रैली है। एक तरह से पीएम मोदी कल दिल्ली में 2025 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के प्रचार का औपचारिक शंखनाद करेंगे। टिकटों से निकलकर अब चुनावी वायदों और घोषणाओं पर आ जाते हैं। आम आदमी पार्टी पर रेवड़ी पॉलिटिक्स के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन केजरीवाल रेवड़ी को ही रामबाण बनाने में लगे हुए हैं। आज उन्होंने मुफ्त पानी पर भी बड़ा वादा कर दिया। कह दिया कि सरकार बनते ही पानी के जितने गलत बिल हैं माफ कर देंगे। लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, उनके गलत बिल सारे माफ कर दिए जाएंगे। दिल्ली चुनाव से पहले ये केजरीवाल का एक और दांव है। बिजली पानी के मुद्दे पर केजरीवाल फिर चुनाव नैया पार लगाने की कोशिश में जुटे हैं। केजरीवाल का पूरा बयान सुनिए। जब मैं जेल गया, इन लोगों ने पीछे से पता नहीं क्या किया, कुछ तो गड़बड़ की कि लोगों के लाखों रुपए के, हजारों रुपए के हर महीने पानी के बिल आने लगे। सार्वजनिक रूप से और औपचारिक रूप से मैं ऐलान करना चाहता हूं कि जिन लोगों को लगता है कि उनके बिल गलत आए हैं और उनके हजारों लाखों के बिल हैं वो गलत हैं,
उन लोगों को अपने पानी के बिल भरने की जरूरत नहीं है। पानी का बिल चुनावों में मुद्दा बन सकता था और इसलिए आप नेता जनता के बीच केजरीवाल का मैसेज पहुंचाने में जुट गए हैं। एक जेन्युइन समस्या है लोगों की कि समय पे मीटर रीडर ने रीडिंग नहीं ली, समय पे बिल नहीं दिया गया, जिसके कारण जो है अनाप शनाप बिल लोगों को आए और उन्होंने वो दिए नहीं। हमारी इस नई पॉलिसी वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी के तहत और लगभग जितने भी गलत बिल हैं उनके अंदर 0 बिल आएगा या मात्र 10-5% के ऊपर उनका सेटलमेंट कर दिया जाएगा। केजरीवाल और आप पानी का बिल माफ करने की बात कह रहे हैं तो बीजेपी ने भी तंज कसने में देर नहीं की। मैं जेल में हूं तो मैं बड़ा एक चिंतित हूं, मैं एक चीज के ऊपर नजर रखे हुए हूं। वो नजर कहां गई? और मैं सरकार में आऊंगा कर दूंगा तो अभी कौन सरकार है? अभी तो चुनाव की आचार संहिता भी नहीं लगी है। यही कहते हैं कि ये अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और नजर आते हैं और बाखुदा आगे आप लोग खुद समझ पाते हैं। खैर, दिल्ली का दंगल रोमांचक होता जा रहा है। केजरीवाल फिर से सरकार बनाने की कोशिश में जुटे हैं। आपके बड़े चुनावी दांव क्या क्या है वो आपको बताते हैं। 21 नवंबर को बुजुर्ग पेंशन योजना, 10 दिसंबर को ऑटो चालकों के लिए 4 ऐलान, 12 दिसंबर को महिला सम्मान योजना, 18 दिसंबर को संजीवनी योजना और 30 दिसंबर को पुजारी ग्रंथि योजना का ऐलान कर चुके हैं। अब देखना दिलचस्प है कि चुनाव ऐलान से पहले केजरीवाल की ये दांव फिर से आपकी सरकार बनवा पाते हैं या नहीं। और अब बात करेंगे शीश महल की। ये पहले से तय था कि दिल्ली चुनाव में शीश महल भी एक बड़ा मुद्दा होगा। कल प्रधानमंत्री मोदी के बाद आज गृह मंत्री अमित शाह ने भी साफ कर दिया कि आम आदमी पार्टी को शीश महल पर दिल्ली को जवाब देना पड़ेगा। क्रिकेट का मैच हो या फिर कोई चुनावी मैच, किसी भी स्ट्रोक में उसकी टाइमिंग अहम होती है। जैसे पीएम मोदी ने कल दिल्ली में बेघरों को घरों की चाबी देते वक्त शीश महल पर स्ट्रोक खेला। साथियों, देश भली भांति जानता है कि मोदी ने कभी अपने लिए घर नहीं बनाया, लेकिन बीते 10 वर्षों में 4 करोड़ से अधिक गरीबों के घर उनका सपना पूरा किया है। मैं भी कोई शीश महल बना सकता था, लेकिन मेरे लिए तो मेरे देशवासियों को पक्का घर मिले, यही एक सपना था। आज गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में इसी शीश महल की पिच पर अगला शॉट लगाया। जो राजनीति में आए तब कहते थे हम सरकारी गाड़ी नहीं लेंगे, सरकारी बंगलो नहीं लेंगे। 50,000 गज एक शीश महल बनाया। दिल्ली वासियों के 45 करोड़ के खर्चे से 50 लाख रुपए की कारपेट बिछाई गई। आपके 4 लोगों के परिवार के लिए 15 करोड़ का वाटर सिस्टम आपने लगाया केजरीवाल जी। एक बार ट्वीट भी किया था, हर वार्ड से 10 दिल्ली वालों को अपने घर पर चाय पिलाकर शीश महल दर्शन का एक बार कार्यक्रम बनाइए। अमित शाह दिल्ली में सुषमा स्वराज के नाम पर वुमेन हॉस्टल और वेटनरी सेंटर का उद्घाटन करने गए थे। चुनावी सीजन के बीच केजरीवाल पर हमले से नहीं चूके। केजरीवाल जी अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन की प्रोडक्ट। जो केजरीवाल कहते थे हम कभी राजनीति में नहीं आएंगे, अन्ना बेचारे रालेगांव सिद्धि में वापिस चले गए। इन्होंने एक पार्टी बनाई और मुख्यमंत्री बने, हमें कोई आपत्ति नहीं। शराब का घोटाला किया, मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर करप्शन किया, सबसे बड़ा घोटाला निजी सुविधाओं के लिए शीश महल का करने का काम केजरीवाल जी आपने किया है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली को लेकर केंद्र सरकार के कामों का हिसाब मांग रहे थे। आज अमित शाह ने थोड़ा जवाब दिया और थोड़ा चुनाव के लिए बचा लिया। हमने 68,000 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर के काम दिल्ली के विकास के लिए किए। 41,000 करोड़ रुपया का सड़क बनाया, 15,000 करोड़ के रेलवे के काम किए और 12,000 करोड़ के
एयरपोर्ट और इसके आसपास की आनुषंगिक सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए किया कि अधूरा हिसाब है, आनन फानन में बनाया गया है। मैं दिल्ली के चुनाव के मैदान में आऊंगा तब पूरा हिसाब लेकर आऊंगा केजरीवाल जी। वहीं अरविंद केजरीवाल शीश महल के आरोपों पर कल की तरह आज भी नहीं बोले कि बीजेपी गालियां देकर चुनाव जीतने का सोच रही है, तो ऐसा नहीं होगा। बीजेपी केवल और केवल आम आदमी पार्टी को गालियां देके ये चुनाव जीतना चाहती है। हम लोगों को बता रहे हैं कि 10 साल में हमने ये काम किए, आने वाले 5 साल में ये काम करेंगे, हमें हमारे कामों के बल पे वोट दो। और बीजेपी कह रही है हमने इतनी गालियां दी 10 साल में, आने वाले 5 साल में और अच्छी गालियां देंगे केजरीवाल को, हमें गालियों के नाम पे वोट दो। शीश महल की राजनीति के जवाब में आम आदमी पार्टी ने भी हमले शुरू कर दिए हैं। पार्टी ने आज एक पोस्टर जारी किया जिसमें आरोप लगाया कि बीजेपी पहले झुग्गियां गिराती है, फिर घर देने का नाटक करती है। पानी और शीश महल के बाद अब महिला सम्मान की बात करते हैं। आतिशी और केजरीवाल के इस स्कीम में जांच का पेंच कांग्रेस ने फंसाया है। उसी की शिकायत पर जांच बैठी, कहीं इसका बेनिफिट बीजेपी ना ले जाए, इसीलिए कांग्रेस पार्टी बहुत एक्टिव है। माना जा रहा है आज पंजाब की महिलाओं को केजरीवाल का घर घेरने के लिए कांग्रेस पार्टी ही लेकर आई थी। साडा हक इत्थे रख। पंजाब में दिया धोखा, अब मांग रहे दिल्ली में मौका। 1000 का वादा था, झूठा तेरा इरादा था। ये पोस्टर लेकर प्रदर्शन कर रही महिलाएं उस पंजाब से आई हैं जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है। आरोप है कि दिल्ली की तरह वहां भी आम आदमी पार्टी ने महिलाओं को हर महीने पैसे देने का वादा किया, लेकिन दिया नहीं। सरकार ने जो 3.5 साल पहले वादा किया था कि पंजाब की महिलाओं को 1000 रुपया दिया जाएगा, वो नहीं दिया गया। उन्होंने बाकायदा फॉर्म भरवाए हैं लेकिन पैसा नहीं दिया गया। अब वही वादा दिल्ली में कर रहे हैं, तो ये सरासर गलत है। दिल्ली की महिलाओं को 2100 रुपए का झूठा वादा मत करो, क्योंकि आपने पंजाब में 1000 रुपया जो महिलाओं को देने का वादा किया था वो 3 साल से पूरा नहीं करा। तो अब क्यों झूठे वादे करके फिर से अपना वोट लेना चाहते हो? प्रदर्शन करने आई महिलाओं को पुलिस ने हिरासत में लिया तो वैन से ही नारेबाजी करते हुए वो वहां से चली गई। बड़ी शर्म की गल है, केजरीवाल वास्ते बहुत शर्म की गल, डुब के मारते। महिलाओं के साथ पंजाब कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता भी दिल्ली पहुंचे और केजरीवाल पर वादा खिलाफी के आरोप लगाए। पंजाब के अंदर झाड़ू की सरकार यानी कि आम आदमी पार्टी की सरकार, आदरणीय केजरीवाल साहब की सरकार ने जो बहुत से वादे किए थे हमारे पंजाब के लोगों के साथ, आज पंजाब के लोग उन वादों का और केजरीवाल साहब जी की बातों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कांग्रेस ने महिलाओं की आड़ में आम आदमी पार्टी को घेरना चाहा तो सौरभ भारद्वाज प्रधानमंत्री का नाम बीच में ले आए और 15 लाख वाली बात छेड़ दी। मोदी जी ने 15 लाख रुपए क्यों नहीं दिए? मोदी जी ने कहा था कि पेट्रोल डीजल जो है 60 रुपए लीटर हो जाएगा, वो क्यों नहीं हुआ? जी ने तो पता नहीं क्या क्या कहा था, काला धन खत्म हो जाएगा, काला धन वापिस आ जाएगा, कुछ भी तो नहीं हुआ। तो ये दिल्ली के अंदर हमने बिजली माफ की, पानी माफ किया, महिलाओं का सफर माफ किया। महिला सम्मान योजना जिसका अभी सिर्फ ऐलान ही हुआ है, वो दिल्ली के चुनावी बिसात में केजरीवाल को बड़ा वोट शेयर दे सकती है, लेकिन पड़ोसी राज्य में महिलाओं से वादा खिलाफी के आरोप केजरीवाल के सेफ गेम को बिगाड़ सकते हैं। दिल्ली की तमाम बड़ी खबरें हमने आपको दिखा दी हैं और अब दिल्ली के बाद आपको लेकर चलते हैं बिहार, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2025 में बीजेपी को 2029 तक की गुड न्यूज सुना दी है। लालू यादव और आरजेडी को कह दिया है कि अब कहीं नहीं जाने वाले, एनडीए में रहेंगे, इसीलिए कोई ख्याली पुलाव न पकाए। बिहार में चुनाव से पहले सियासी उथल पुथल की सुगबुगाहट, फिर दोबारा साथ आने के लिए आरजेडी का ऑफर। लेकिन इन तमाम कयासों पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने खुद ही सामने आकर पूर्ण विराम लगा दिया।
विधानसभा चुनाव से पहले प्रगति यात्रा पर निकले नीतीश कुमार ने शनिवार को यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत के साथ बिहार की राजनीति में सियासी उलटफेर की संभावनाओं पर ब्रेक लगाते हुए बयान जारी किया, जिसमें नीतीश कुमार ने कहा, हम 2 बार गलती से इधर से उधर चले गए थे, अब हमेशा साथ रहेंगे और बिहार के साथ देश का विकास करेंगे। नीतीश का ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार के पाला बदलने की अटकलें तेज होती जा रही थी। शुक्रवार को ही लालू यादव की बेटी ने लालू और नीतीश को दोस्त बताते हुए बिहार में फिर से नई राजनीतिक संभावनाओं को हवा दे दी थी, जबकि उसके पहले लालू प्रसाद यादव ने खुद ही कह दिया था कि नीतीश कुमार के लिए उनके दरवाजे हमेशा खुले हैं। लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजा खुला है। देखिए, वो पुराने दोस्त हैं, वो क्या कहते हैं वो वही जाने। हमारा तो खुला हुआ है, नीतीश कुमार को भी खोल कर रखना चाहिए, मुख्यमंत्री है उनको खोल कर रखना चाहिए। लेकिन आरजेडी की ओर से आने वाले इन बयानों पर जेडीयू की ओर से लगातार सफाई दी जाती रही कि नीतीश और जेडीयू एनडीए के साथ ही है। विपक्षी पार्टी है, इसलिए उनका यही कहना काम है, उनको काम से तो मतलब नहीं है। और हमारे परम पूज्य माननीय मुख्यमंत्री जी हैं जो बिहार को कहां से कहां तक पहुंचा दिए, आज विकासशील बिहार से विकसित बिहार की तरफ ले जा रहे हैं। हम लोग साथ में हैं और साथ में रहेंगे, ये भ्रम फैलाया जा रहा है। हालांकि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले एनडीए में वापसी के बाद नीतीश कुमार पहले भी कई मौकों पर ये साफ करते रहे हैं कि वो एनडीए में ही रहेंगे और अब कहीं जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वैसे नीतीश कुमार का ट्रैक रिकॉर्ड न जाने क्यों उन्हें मौजूदा राजनीति का सबसे अविश्वसनीय नेता बना देता है। उनकी पलटियों का भरा पूरा इतिहास है। हालांकि इस बार लोकसभा चुनाव से पहले और बाद में वो 2 बार कह चुके हैं कि अब कहीं नहीं जाएंगे। आप फिर पधारे हैं यहाँ, तो आज हम लोगों को बड़ी खुशी की बात है। आप पहले आए थे, इधर हम गायब हो गए थे, तभी हम फिर आपके साथ हैं। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि अब इधर उधर होने वाले नहीं हैं, हम रहेंगे आप ही के साथ। तो इस बार हम देखे कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा, हमको पूरा भरोसा है। ये सब बिना मतलब का बात बोल बोल करके क्या किया है, और ये सब कोई काम किया है। लेकिन आपने इतनी सेवा की है और उसके बाद इस तरह से हुआ है, तब इस बार फिर जो मौका मिला है, तो इस मौका के बाद आगे अब उन लोगों के लिए कोई गुंजाइश नहीं रहेगा, वो सब खत्म हो जाएगा। और अब बात बिहार के बीपीएससी आंदोलन की, जहां छात्रों के आंदोलन में जनसुराज के प्रशांत किशोर यानी पीके एक अलग ही खबर बनते जा रहे हैं। प्रशांत किशोर सारी पार्टियों से सवाल पूछते हैं, लेकिन आज कुछ पार्टियों के आरोप पर एबीपी न्यूज ने उनसे सवाल पूछ लिया, उसके बाद वो बिफर पड़े। लेकिन प्रशांत किशोर पर आने से पहले आपको आज की बीपीएससी की न्यूज दे दें। बिहार में छात्रों के प्रदर्शन के बीच आज बिहार के 22 सेंटर पर बीपीएससी का री एग्जाम करा लिया गया है। इसमें पटना का बापू परीक्षा सेंटर भी था। आज 12,000 छात्रों ने 17वीं पीटी की परीक्षा दी। कहीं भी कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। बीपीएससी की परीक्षा तो शांति से हो गई, लेकिन छात्र आंदोलन में अपने लिए बड़ी उम्मीदें देख रहे प्रशांत किशोर आज एबीपी न्यूज के सवाल से अशांत हो गए। आपने फिल्मी हीरो और हीरोइंस की वैनिटी वैन के बारे में सुना होगा, लेकिन नेता भी वैनिटी वैन लेकर घूमते हैं ये नहीं सुना होगा। खासतौर से वो नेता जो खुद को ग्राउंड वर्कर और आंदोलनकारी बताते हों। बीपीएससी आंदोलन में कई पार्टियों ने प्रशांत किशोर की वैनिटी वैन पर सवाल पूछे। रिपोर्टर का काम सवाल पूछना है। पटना में एबीपी न्यूज संवाददाता निधिश्री ने जब प्रशांत से पर सवाल पूछा तो वो बुरी तरह से नाराज हो गया। बीपीएससी छात्रों के समर्थन में जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर पटना में 3 दिन से अनशन पर है। लेकिन पटना में प्रशांत किशोर के अनशन से ज्यादा उनकी सफेद रंग की आलिशान वैनिटी वैन की चर्चा हो रही है। दरअसल जब से प्रशांत किशोर पटना के गांधी मैदान में डेरा जमाए हुए हैं, तभी से पंजाब नगर की ये लग्जरी वैनिटी वैन भी गांधी मैदान में खड़ी है, जिसे लेकर विरोधियों ने प्रशांत किशोर को घेर लिया है। वैनिटी वैन की जहाँ तक बात है, उसमें तो एक्टर लोग बैठते हैं और प्रोड्यूसर और डायरेक्टर जो है वो बैठाते हैं। हम लोग जान रहे हैं कौन है प्रोड्यूसर और कौन है डायरेक्टर, और एक्टर को क्यों बैठाया गया। 4 करोड़ के वैनिटी वैन पर 25 लाख पर डे के किराए दे करके आप जो है टॉयलेट जाते हैं, फ्रेश होते हैं और चले हैं बीपीएससी के छात्रों के
लिए आंदोलन करने। क्या नौटंकी है भाई, थोड़ा तो शर्म करिए प्रशांत किशोर जी। जानकारी के मुताबिक प्रशांत किशोर की वैनिटी वैन में वॉशरूम से लेकर 5 स्टार होटल जैसा बेड भी मौजूद है। सोफा सेट के साथ वाईफाई भी है। वैनिटी में हर सुख सुविधा का दावा किया जा रहा है। साथ ही इसकी कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। गांधी मैदान में ही उनकी यह वैनिटी वैन खड़ी है, जिसकी काफी चर्चा हो रही है। बीजेपी का दावा है कि इस वैनिटी वैन की कीमत करोड़ों में है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि 4 करोड़ रुपया इसकी कीमत है। लेकिन वैनिटी वैन को लेकर विपक्ष के आरोपों पर सवाल पूछते ही प्रशांत किशोर भड़क गए और कहा कि वैनिटी वैन गांधी मैदान में खड़ी जरूर है, लेकिन वो अनशन खुले आसमान के नीचे ही कर रहे हैं। सुनो कि आप आम शौचालय इस्तेमाल करते हैं। आप गलत बात मत कीजिए। हम यहाँ बैठे हुए हैं, मैं बाथरूम करने कहीं जाऊँगा कि नहीं जाऊँगा? आप बता दीजिए कि अगर यहाँ लोग बैठे हुए हैं तो कहीं वो शौच के लिए जाएंगे कि नहीं जाएंगे? किस वैनिटी वैन की बात कर रहे हो? यहाँ एक बस खड़ी है जिसको मैं शौच के लिए यूज़ करता हूँ। किसी ने कहा कि उसका किराया 25 लाख रुपए। हम कह रहे हैं मैं बस भिजवा देता हूँ, 25 लाख रुपए डेली दे दो। प्रशांत किशोर आरोप लगा रहे हैं कि वैनिटी वैन के मुद्दे को हवा देकर सरकार और उनके विरोधी छात्रों के असल मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हैं। लेकिन जेडीयू का कहना है कि छात्रों के अनशन में करोड़ों की वैन ने प्रशांत किशोर की पोल खोल दी है। कहा जाता है करोड़ों का है वैनिटी वैन, लेकिन सवाल पूछना बैन। पूरी तरह से राजनीति में एक्सपोज हो गए। वहीं पटना में शनिवार को 22 परीक्षा केंद्रों पर फिर से बीपीएससी परीक्षा का आयोजन कराया गया और छात्रों के विरोध को देखते हुए परीक्षा केंद्रों पर भारी तादाद में पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई थी। बीपीएससी की ओर से कहा गया कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में परीक्षा के नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। छात्रों की मांग को लेकर प्रशांत किशोर लगातार आमरण अनशन पर हैं और आज उनके अनशन का तीसरा दिन है। अब सरकार क्या उनकी सुनेगी, इस पर रहेगी एबीपी न्यूज की नजर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।